कभी कभार मोहब्बत को मिलते मिलते 48 साल भी लग जाया करते हैं। आप हैरान होंगे इस बात पर। एक शख्स ने मुझसे राब्ता किया और उसने कहा कि मुझे कोई सेशन नहीं लेना, मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत की कहानी आपको सुनानी है। मेरा दिल तो ये था कि मैं तुर्की से चलकर आपके पास पाकिस्तान पहुंचता और आपको मोहब्बत की कहानी अपनी सुनाता। उसकी आवाज में बहुत खुशी थी और वो मैं खुशी अभी भी अपने कानों में महसूस कर रहा हूं। अभी भी मुझे वो खुशी महसूस हो रही है। उस खुशी को जिस अंदाज से उन्होंने बयान किया वो भी नाकाबिले बयान अंदाज है, लेकिन इस पूरे वाक़े को मैं आपके सामने पेश करता हूं। कहने लगा कि मैं 16 या 17 साल का था कि मुझे एक खातून से मोहब्बत हुई। खातून क्या, वो भी मेरी हम उम्र थी। वो किसी और कॉलेज में पढ़ती थी, मैं किसी और कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन गली से गुजरते हुए हमारा आमना सामना होता था। मुझे अक्सर मेरा बाप छोड़ने जाया करता था और उसे अक्सर उसकी वालदा छोड़ने जाया करती थी। मेरा बाप और उसकी वालदा इकट्ठे जॉब करते थे बैंक में। उन दोनों के दरमियान अच्छी बातचीत थी, ऐसा नहीं था कि बात बिगड़ी हुई थी या उनकी कोई लड़ाई थी। तो इसी वजह से बाज़ दफ़ा जब वो छोड़ने के लिए जाया करते थे तो आपस में गुफ्तगू किया करते थे और इसी गुफ्तगू के दौरान हम भी एक दूसरे का हाल पूछा करते थे। घरों में आना जाना था, मामलात थे, चीज़ें थीं, सब कुछ था। लेकिन वो वक्त वो था कि जब मोहब्बत दिलों में ही दबी रह गई और हम एक दूसरे से इजहार न कर सके। मुझे ये पता चला कि उसकी शादी होने जा रही है और उसने ये पैगाम भेजा कि मेरी शादी हो रही है, अगर तुम पैगाम भेज सकते हो शादी का तो फिर तुम अपने पेरेंट्स को भेज दो। लेकिन मैं बुज़दिल था, मैं डरता रहा। मैंने डर के मारे अपनी वालदा को तो नाम लिया, लेकिन वालदा ने बताया कि उसका रिश्ता हो चुका है। उसका रिश्ता चूंकि हो गया, इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने ये बात अलाउ नहीं की कि अगर हमें पहले पता होता तो शायद हम चले भी जाते और शायद हम रिश्ता मांग भी लेते तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने पहले नहीं बताया और ये बेवकूफ़ी सबसे बड़ी तुम्हारी है, इसकी सज़ा भी तुम ही भुगतो। मैं खामोश हो गया। उसकी शादी हो गई, वक्त गुजरता चला गया और उसकी शादी होने के बाद पहले तो उसका शौहर, यानी उसी शहर में, एक ही शहर में हम रहते थे, और उसके बाद उसका शौहर बैरून मुल्क चला गया। मेरी भी शादी हो गई, मैं भी किसी और मुल्क चला गया, यानी पाकिस्तान में हम नहीं रहे और फिर ये सफ़र इसी तरह से चलता रहा। मुझे मालूम हुआ कि उसके बच्चे हुए, वो बच्चों वाली हो गई। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं खुद को चाचू कहा करूं उसके बच्चों का या मामू कहा करूं, और ये बात कहते हुए मुसलसल हंसे जा रहे थे और उनकी आंखों से मुझे बताने लगे कि आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। खैर, आगे मामला क्या बताया उन्होंने। कहने लगे कि वो अपने मुल्क थी, मैं अपने मुल्क था और हम दोनों पाकिस्तान से दूर थे। हमारा राब्ता नहीं था लेकिन फैमिलीज का राब्ता था, जिस वजह से ये बात पता चल जाती थी कि इसके यहाँ फलां बच्चे की पैदाइश हुई, इसके यहाँ फलां बच्चे की पैदाइश हुई। मेरे 3 बच्चे हुए और उसके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। कहने लगे मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है और मेरी बीवी की वफात 4 साल पहले हो चुकी थी। उसकी उम्र भी कमोबेश 53 या 54 साल है और उसके शौहर की वफात भी 2 साल पहले हो गई है। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुझे उसके शौहर के मरने का अफसोस तो था ही था, लेकिन इस बात पे खुशी थी कि शायद अब मेरा निकाह उससे हो जाए, अब मेरी शादी उससे हो जाए। मैंने किसी और से नहीं बल्कि उसके बड़े बेटे से राब्ता किया और मैंने ये बात उससे पूरी की पूरी बात बताई और मैंने ये बात कही कि अमूमी तौर पर अक्सर व बेशतर ऐसे मामलात में औलाद की राय को मुकद्दम समझा जाता है और वो अब औलाद के साथ रह रही है, बजाय इसके कि अब ज़ाहिर उसका शौहर भी नहीं है, माँ बाप भी जिंदा नहीं है, मेरे माँ बाप भी जिंदा नहीं, मेरी औलाद है। मैंने अपनी औलाद से मशवरा किया। मैंने अपनी औलाद से कहा, मेरी 3 बेटियां थीं और मेरी 3 बेटियों ने इजाज़त दे दी कि बाबा आप अगर शादी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, आपको इजाज़त है, हम किसी किस्म का मसला पैदा नहीं करेंगे। मैंने बात उनके बड़े बेटे से की। पहले तो उन्होंने नागवारी का इजहार किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा, आपको इस तरह से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर मैं आपसे बात ना करता तो फिर किससे बात करता। खैर, मामला ये हुआ कि हमारा निकाह की तारीख तय कर दी गई। बात जिस तरह से चलती चली गई, शराइत तय हुई, सब कुछ हुआ। मेरी शादी में या मेरे निकाह में मेरे बच्चों ने भी शिरकत की और उसके बच्चों ने भी शिरकत की। अब हमारी 7 औलादें हैं और उनकी आगे से औलादें हैं, यानी बड़ा भरपूर ख़ानदान है। और अब हम ये बात सोच रहे हैं कि हम वापस पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से बाज़ दफ़ा दिल दुखता है, परेशानी होती है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी हम पाकिस्तान नहीं आ पा रहे।
ہم اس وقت ترکی میں مقیم ہیں اور ترکی میں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس سارے دورانیے میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا. میں نے اس سارے دورانیے میں، یہ جو اتنا لمبا چوڑا عرصہ گزرا، میں نے کبھی اسے کوئی بری بات نہیں کی، میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں پالی، اور کبھی میں نے اس پر کوئی الزام نہیں دھرا اور نہ ہی اس نے مجھ پر الزام دھرا. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری محبت بھی سچی تھی اور اس کی محبت بھی سچی تھی، وہ کہ اتنے عرصے بعد مل گئے ایک دوسرے کو، لیکن مل گئے. اس واقعے سے جو مجھے بات معلوم ہوئی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دلوں میں کبھی بھی کدورت پالنے سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہ سکتے. دلوں میں کبھی بھی آپ اگر نفرت پال لیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی. ایک شخص جو آپ کو چھوڑ کر چلا بھی گیا ہے، اس کے لیے آپ کو تحمل مزاج ہونا چاہیے، آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے، مزاجن آپ کو اتنا تحمل پسند ہونا چاہیے کہ آپ کے معاملات پازیٹیوٹی کی جانب جائیں، بجائے اس کے کہ اگر ایسا ہی کوئی سینیریو آپ کے کیس میں ہوتا تو آپ تو گالیاں دینے سے باز نہ آتے. آپ تو کہتے کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، وہ بھی کہتی کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا. لیکن یہاں پر معاملات مختلف تھے. صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو جب لے کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرتے ہیں. یہ ایک آئیڈیل کہانی ہے. مجھے معلوم ہے دنیا میں ایسی کہانیاں بہت کم ہیں، دنیا میں ایسی کہانیاں آپ کو نہیں ملتی، بہت کم باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں، بہت کم واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں. لیکن آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، دعاؤں سے بھی، دواؤں سے بھی، منتوں سے بھی، منتوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے ایسا کوئی گند نہ کھولا ہو کہ سامنے والا شخص آپ کو ظالم ترین شخص ڈکلیئر کر دے یا آپ کو دیکھنا پسند نہ کرے. بس اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ عافیت میں رہیے. اللہ سے عافیت مانگتے رہا کریں. آپ کا بہت شکریہ.